तो जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में देखे कि जलमंडल जो है समस्त पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल में है, यानी पानी है, जो समुद्रों में जो है कि अवस्थित है पानी। और मात्र 29% भाग, एक तिहाई भाग भूमि जो है वो स्थल के रूप में है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल हैं उसका 97%, यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में, 97.5% पानी जो है वो महासागरों में पाया जाता है, जबकि जो मीठा जल है वह मात्र 2.5% या 3% के आसपास जो है कि मीठा जल का पानी है, जो महासागरों के अलावा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी में जो पानी पाए जाते हैं, जो 3% पानी जो है, जो मीठा जल का स्रोत है, वो पानी जो है नदियों, झील, हिम नदी, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जलवाष्प, इन सब में समाहित है। तो महासागर जल जो है जलमंडल का एक मुख्य भाग है। महासागर बेसिन के गहराई जो है सभी जगह सामान्य नहीं होता है। इसकी औसत गहराई जो है, महासागरों की जो औसत गहराई है, यह हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे क्या कि समुद्र तल सब जगह एक है, लेकिन अब गहराई, तल तो ऊपर का पृष्ठ जो होता है वो सब जगह एक है, वहीं से हम लोग ऊंचाई को नापते हैं। अब महासागर की गहराई जो है वो भी सब जगह, जिस तरह से हम लोग का स्थल का ऊंचाई सब जगह अलग अलग है, उस तरह समुद्र की गहराई भी सभी जगह अलग अलग है। लेकिन इसकी औसत गहराई जो है 3688 मीटर है, जबकि हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे कि ऊंचाई जो क्या था, हम लोग का औसत ऊंचाई 840 मीटर था समुद्र तल से। तो ये डिफरेंस है। महासागर की औसत गहराई जो है 3688 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है ये प्रशांत महासागर में है सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्रशांत महासागर, ये वाला, ये प्रशांत महासागर है। इसमें जो है मरियाना खाई जो है, मरियाना गर्त है, ये है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग देखें यहाँ पे कितना महासागर है, देखो तो जरा सा। ये प्रशांत महासागर एक है जो सबसे बड़ा है। दूसरा महासागर जो है वो इसी के बगल में, देखो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ये दूसरा बड़ा महासागर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हिंद महासागर, ये तीसरा बड़ा महासागर है। इसके बाद चौथा है आर्कटिक महासागर, ये उधर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर, ये जो है उत्तरी हिम महासागर है। इसके बाद दक्षिण में यहाँ पर जहाँ पर हिम जमा हुआ है, ये आर्कटिक महासागर है, इसको दक्षिणी हिम महासागर भी बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर के विषय में अब हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ा महासागर है यह पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग जो है प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, जैसे हम लोग जाने, मरियाना गर्त भी इसी महासागर पर अवस्थित है। इसका आकार अगर हम देखें तो आकार में ये वृत्त के आकार का दिखता है, जैसे हम लोग का पृथ्वी दिखता है वैसे ही इसका भी आकार है। हम देखें यहाँ नक्शा में तो ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग से लेके दक्षिणी अमेरिका का भी पश्चिमी भाग लेते हुए आप चले आइए इधर, और इस साइड का एशिया का पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, ये सब जो है ये क्या है, प्रशांत महासागर का एरिया है। तो ये एक वृत्त के समान का है, इसके ये काफ़ी बड़ा है। इसके बाद अटलांटिक महासागर हम देख लिए नक्शा में कहाँ पर है, ये जो है विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसको अंधा सागर भी बोला जाता है, अंग्रेजी का एस लेटर इसमें लिखा जाता है। देखो यहाँ पर आर्कटिक महासागर से शुरू होता है, ग्रीनलैंड इधर है, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे घुमा के ऐसे, और ये जो है
ऐसे ये जो है अंग्रेजी का एस लेटर आकार का बन जाता है। इसके पश्चिमी किनारे, पश्चिम साइड हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है पश्चिम साइड, और पूरब साइड क्या है, यूरोप और अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह बहुत ही व्यस्त सागर है, यहाँ पे खूब सारा जो है जहाज वगैरह चलता है, बहुत व्यापार होता है। इसके बाद हिंद महासागर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हिंद महासागर है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है ना, इसका आकार त्रिभुज के आकार का है, ट्रायंगल बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम जो है हिंद महासागर अपने देश के नाम पर जो है, अपना देश का नाम क्या है, भारत। इसको हिंदी में हिंदुस्तान भी बोलते हैं, तो इसी हिंदुस्तान नाम से जो है इसका नाम जो है हिंद महासागर पड़ा। यह महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, ये अपना भारत है यहाँ पे, है ना, ये है एशिया, भारत एशिया में ही है, इसके उत्तर में है। पश्चिम में अफ्रीका है, ये अफ्रीका पश्चिम में है, और दक्षिण में पश्चिम में जो है ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी ध्रुव में चारों तरफ फैला हुआ है, यहाँ से ध्रुव में चारों तरफ फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि देखो यहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट यहाँ कोना में, और ये यहाँ एशिया, ये इस जगह में जो है जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, इसको कहते हैं बेरिंग जल संधि, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं दूसरे नक्शे में। हम लोग यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो है बेरिंग जल संधि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो है ये पृथ्वी के चारों ओर वायु से जो है घिरा होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी का नक्शा है, ठीक है, पृथ्वी, इसके चारों तरफ ये जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल के भी कई परत हैं, परत बाई परत जो है ऊपर है, ठीक है, ये परत हो गया, अलग परत हो गया, फिर ये अलग परत हो गया, इस तरह से 4-5 परतों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला परत जो है ये क्षोभ मंडल है। यहाँ हम लोग देखें, ये क्षोभ मंडल है, ये पहला परत है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई जो होती है ये पृथ्वी से कितना है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है यह क्षोभ मंडल कहलाता है। जितने तरह की भी जो है घटनाएं होती है, तूफान वगैरह, बादल बनना, ये सारे घटनाएं, मौसम परिवर्तन, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके ऊपर जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि पृथ्वी तल से लेके 50 किलोमीटर ऊपर तक ये समताप मंडल कहलाता है, ये समताप मंडल कहलाता है। इसके ऊपर के मंडल को मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 85 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर का मंडल जो है 85 से लेके 690 किलोमीटर तक, ये जो है आयन मंडल है, और उसके ऊपर का मंडल को जो है हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस पाठ में कि इन मंडलों में क्या होता है। हम लोग जान लिए कि क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में घटनाएं, मौसम परिवर्तन आदि की घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल,
ये इसके पार्ट हैं। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। सब लोग जानते हैं कि वायुमंडल में वायु का मंडल यानी हवा जो है कि इसमें ज़्यादा है। तो ये हवा जो है हम लोग देखें यहाँ पर कि हवा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रहता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग इस चित्र पर नज़र डालें तो यहाँ पर ऑक्सीजन मात्र 20.91% 95% यानी 21% के लगभग है ऑक्सीजन, है ना। 21% ऑक्सीजन है की मात्रा है, जबकि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है। 78 या यूं कहें कि 0.8 है, माने कि लगभग 79%। तो बाकी जो बच गया थोड़ा सा एक लगभग 1% के आसपास का जो शेयर बचा हवा में, उसमें आप देखिए कि ऑर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.06%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन्स 0.001%, जिनॉन गैस 0.00009% और हाइड्रोजन 0.00005% है। यानी लगभग ये सारे गैसें मिलके अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 1% के आसपास है ना। और बाकी सारा 99% गैस जो है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका परसेंटेज होता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है, गर्म गैस जो छोड़ता है पृथ्वी, उसको अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी जो है या पृथ्वी के आसपास गर्म रहता है वातावरण। यह पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं, यानी क्षोभ मंडल से जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल का घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे घना जो है कि बादल हवा जो होता है वो जमीन के निचली सतह पे होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटते जाता है। यानी जैसे भी हम ऊपर जाएंगे, है ना, ऊपर की ओर जैसे हम जाएंगे तो हवा क्या होगा, यानी टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी घटता है और हवा का घनत्व भी घटता है। इसीलिए जो है कि पर्वतरोही लोग जब जाते हैं ऊपर पहाड़ में चढ़ते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए तकलीफ होती है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर भी कम होते जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखेंगे कि ऊंचाई ज़्यादा ऊंचा जाने पर फिर ताप भी बढ़ता है, लेकिन ये हम लोग अगले कक्षा में के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर जानने योग्य जो बातें थी वो ये है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम पर्वतारोही जो है तेंजिंग नॉर्गे नॉर्गे जो है तथा एडमंड हिलेरी, ये दो व्यक्ति जो है ये माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। याद कीजिएगा इसको। अब हम लोग देखते हैं कि जैवमंडल क्या है। जैवमंडल जो है वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल का वह सामान्य भाग जहाँ पर जीवन मौजूद है, इसको जैवमंडल कहते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ रहती है।
जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी के रूप में पाए जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जो है जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जैवमंडल के साथ ही जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी जल का भी कुछ भाग जो है कि यहाँ पर जल का भी भाग, स्थल का भी भाग और वायु का भी, ये तीनों जहाँ मिलता है वहीं पर जैवमंडल यानी कि जीवन संभव हो पाता है। जीवमंडल में जो प्राणियां हैं उसको मुख्यतः हम लोग दो भाग में विभक्त करते हैं। जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जैवमंडल है, ये स्थल मंडल का भाग, ये जल मंडल का भाग और ये वायुमंडल इधर ऊपर में है ना, ये वायुमंडल। तो यहाँ जल, स्थल और वायु ये तीनों का मिक्सअप है। ये वायुमंडल ऊपर जितना भाग पोर्शन ये वायु का है, ये भाग जो है स्थल का है और ये जल। ये जो है तीनों भाग जहाँ पर मिलता है ये जैवमंडल का निर्माण होता है यहाँ पर, जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे है कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए। पहले जो है कि पुराने समय में पूरा जंगल था, तो खेती करने के लिए मनुष्य ने जंगलों को काटा, है ना। तो इस तरह से जंगल काटा काटा गया। इससे जो है क्या हुआ कि ढलुआ भाग जो होता है, जो ढालू जमीन जो होता है वहाँ वहाँ पर की मिट्टी जो है तेजी से कटती है, कटने लगती है ना। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। 2004 ईस्वी में जो है सुनामी जो है कि आया था, उसमें जो है सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बीच जो है जब प्राकृतिक संतुलन जो है नहीं बन पाता है, असंतुलन होता है, तो इस तरह की घटनाएं घटती है। अतः ये जरूरी है कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल ये तीनों के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जाए। उसके लिए जो है हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को का उपयोग जो है कि सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी कि इसका जैसे जंगल पहले काटा गया, बहुत ज़्यादा जंगल काटने से ये सारी घटनाएं घटी। तो हमें ये सबक लेना चाहिए कि बहुत जंगलों को बचाया जाए, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए जाने चाहिए।